हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हों। इससे पहले एक सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें हम तीन टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका क्लास 10th की मैथ का पहला टॉपिक था जिसका नाम था रियल नंबर्स। सेकंड आपका टॉपिक था सेकंड टॉपिक था आपका बहुपद। थर्ड टॉपिक था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। और ये तीनों टॉपिकों को हम लोग ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो लेक्चर से आप अपनी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज तुम्हारा, जिसको हम एक या दो एमसीक्यूज भी इसमें चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वीडियो लेक्चर से आपको छः नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। इन 6 नंबरों में एक तो कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि इस चैप्टर से एक तो 6 ही नंबर का बड़े नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया है और एक आपका एमसीक्यूज 1 से 2 पूछे गए। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस मूड से पेपर को सेट कर रहा है। अगर वो पेपर को सेट क्वेश्चन अगर बड़े नंबर पे पूछ रहा है तो आपका 6 नंबर तो वहीं पर हो जा रहा है। अगर वहां से 6 नंबर का हो गया तो एक एमसीक्यूज डालेगा, मतलब ये चैप्टर आपको 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलाने वाला है। बेटा इस एक वीडियो लेक्चर से वैसे हम इसको पार्ट वाइज पढ़ाएंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि एक वीडियो लेक्चर में हम आपकी सभी चीजें कवर करा देंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आज के वीडियो से आप अपने 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं, जिसमें पहले हम आपको कुछ एमसीक्यूज कराएंगे और इसके बाद इसमें जो 4 नंबर की कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे प्रीवियस के एग्जाम में उनको कराएंगे। और आप देखेंगे, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि हम सीधे क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, सबसे पहले आपको इसका एक हल्का सा क्विक रिवीजन कराएंगे, जिसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पर समझ सकते हैं कि जिन बच्चों को द्विघात समीकरण का अभी कुछ आता भी नहीं है तो आप पहले हम उसको समझा देंगे कि द्विघात समीकरण कैसे होता है, किस तरीके की चीजें होती है, इसमें क्या क्या निकालना होता है, आखिर इसमें किस तरीके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके जस्ट बाद मूव करेंगे हम लोग सवालों की तरफ। ठीक है, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। वीडियो पर अगर कोई बंदा नया है या कोई भी बच्चा अगर नया है तो वो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ये तो आप जानते ही हैं चीजें, है ना। और जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। बाकी और हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस इतनी जो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इतना थोड़ा सा आप काम कर लीजिए। इसके देखो जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से बने रहें, ठीक है। देखो टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। आखिर क्या होता है द्विघात समीकरण? तो इससे पहले बेटा आप द्विघात बहुपद को पढ़कर आए हैं, उसी द्विघात बहुपद का आप ये मान लो अपग्रेडेड वर्जन है। ये द्विघात बहुपद को थोड़ा सा अपग्रेड करो तो वो क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण। किस तरीके से? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। सबसे पहले तो आपने ये समझा कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो आप बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप वाला जो समीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, जिसमें a, b, c सभी बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्याएं। बिलोंग करते का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें a, b, c जो है ना वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब a, b, c का कोई भी मान हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस शर्त ये है कि ये जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। a की जो वैल्यू है वो a, b, c सब होने तो रियल नंबर चाहिए, बट a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसका भी रीजन है, जब हम आपको द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे वहां पे हमने आपको ये बात समझाई थी कि a 0 के बराबर नहीं करना भाई, और इसमें भी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। रीजन है बेटा, अगर a की वैल्यू आपने 0 यहाँ पर पुट कर दी
तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पूरा जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो ये बचेगा केवल बी एक्स प्लस सी। बेटा फिर ये द्विघात समीकरण ना होके ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, मतलब रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात एक बचेगी। इसलिए आपको याद रखना है, इस रूप का कोई समीकरण दिया जाए तो वो द्विघात समीकरण होगा, जिसमें ए बी सी बिलोंग्स करेंगे किससे, रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से, बस ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। बस द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में केवल छोटा सा अंतर है, जो बहुपद होता है उसमें केवल एक साइड दी होती है, दूसरी साइड नहीं होती है, जबकि जो समीकरण होता है, समीकरण का मानक रूप यही होता है कि समीकरण का मतलब ये है कि उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड जरूर से होनी चाहिए। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड है तभी वो समीकरण है, और अगर ओनली एक साइड दी गई है तो फिर वो समीकरण ना होके वो बहुपद होता है। आप इतनी बात समझ लेना। बहुपद में क्या होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप वाला कोई भी अगर बहुपद है, तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना दिया गया तो बेटा ये द्विघात बहुपद है, और अगर बराबर में जीरो दे दिया गया तो फिर ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो बहुपद और समीकरण में बस छोटा सा अंतर है, जो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ चीजें दी गई हैं तो फिर वो इक्वेशन है, और अगर ओनली लेफ्ट साइड दिया गया मतलब एक तरफ की चीजें दी गई हैं तो फिर वो बहुपद है। इतनी बात आप समझ लो। तो बहुपद और समीकरण में आप अंतर समझ गए होंगे। तो समीकरण में बराबर में जीरो है अगर, तो ये लेफ्ट राइट साइड शो कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। क्लियर इतनी बात। अब सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहले तो हम लोग को इसके मूल ज्ञात करने होंगे, जिसको इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है। जो बहुपद होता था उसमें हम जीरोस ज्ञात करते थे, जिसको हम लोग शून्य कहते थे। इसमें हम लोग किसी द्विघात समीकरण के हम लोग मूल ज्ञात करेंगे, रूट्स ज्ञात करेंगे। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। रूट कैसे ज्ञात किए जाते हैं, एक तो आपने विधि पढ़ी है जिसमें आप कहते थे रूट ज्ञात करने की एक विधि होती है गुणनखंड विधि, है ना, फैक्टर मेथड होता है आपका एक। और दूसरा आप ये होता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और अगर आप उसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने एक और तरीका पढ़ा था, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा हुआ था, जिसमें आप कहते थे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर आप उसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र के फार्मूले से आप दिए गए समीकरण के मूल बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते थे। इस वीडियो लेक्चर में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो बहुत आसान सी बातें हम ऐसे समझना चाह रहे हैं कि सबसे पहले इसमें वो हमसे ये पूछना चाहता है कि जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया गया, वो आपसे सबसे पहले इसमें ये पूछेगा कि इसके मूल ज्ञात करो। और अगर आपने मूल ज्ञात कर लिए तो वो आपसे ये पूछेगा कि इसके मूलों के लक्षण कैसे हैं, नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, मतलब मूलों की प्रकृति कैसी है, वो चीजें आपसे इसमें और पूछी जाती हैं। या तो ये पूछेगा कोई इक्वेशन देके आपसे बोलेगा इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, या कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि उसने मूलों की प्रकृति बता दी, किसी समीकरण जो भी आपको दिया उसमें कोई भी एक कांस्टेंट टर्म दे दिया और उसी की वैल्यू आपसे पूछने की वो कोशिश करेगा। तो देखो कैसे क्या चीजें बनती हैं, इस टॉपिक से कैसे सवाल बने हुए हैं उनको सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कोई एक द्विघात समीकरण इस तरीके से दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना हो, हिंदी में बोले तो मूलों की प्रकृति अगर हमें ज्ञात करनी हो या मूलों के लक्षण अगर हम लोग को ज्ञात करने हो, तो हम कैसे बताएंगे कि इसके जो मूल आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे वो वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, या समान होंगे या असमान होंगे, ये तरीके हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग मूलों के लक्षण पता कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है उसमें सबसे पहले आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब बोले डी क्या है, तो डी को आप विविधकर कहेंगे। क्या कहेंगे, डी मतलब विविधकर है। और डी की जो वैल्यू होती भाई, डी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बोलो क्लियर, डी का जो फार्मूला है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac।
अब सुनो, इस पे 3 तरीके से आपके नेचर होते हैं, रूट्स के 3 तरीके के नेचर होते हैं। सबसे पहली कंडीशन है यदि डी जो है, आपने मान लो किसी द्विघात समीकरण को निकाला और अगर उसमें डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो उस कंडीशन में मूलों का जो नेचर होगा, उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान। समझ पा रहे हो बात को? इसके बाद सेकेंड कंडीशन ये बन सकती है कि मान लो अगर आपने डी निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ जाए। अब 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 100 200 500 कुछ भी। तो यदि डी का मान 0 से ग्रेटर आ रहा, तो उस कंडीशन में बेटा इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, बट समान नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे? असमान। बोलो क्लियर इतनी बात? वास्तविक तो होंगे बट समान नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे? असमान। इसके बाद यदि d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का बहुत सीधा मतलब है d का जो मान है वो निगेटिव नंबर कोई भी आ जाए, तो उस कंडीशन में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। वो जो भी मूल काल्पनिक होंगे उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वो जो टॉपिक है बेटा वो आपका 11th में जब आप जाओगे तो 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं समृद्ध संख्याएं। वहां पर आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना 10th अच्छा करते हैं। अगर 10th में हम लोग ने चीजें अच्छी कर ली ना, तो फिर 11th 12th को भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, इसकी हमारी गारंटी है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। पहले यहाँ पे जितनी 10th लेवल की जो बातें हैं, जितनी आपको बताई जा रही हैं, इसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा, अगर हमें मूलों का प्रकृति ज्ञात करनी होगी या लक्षण ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हम लोग डी मतलब विविक्तर निकालेंगे। हिंदी में इसको विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तर। तो सबसे पहले हम लोग विविक्तर निकालेंगे। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि डी की वैल्यू इस तरीके से आ रही है, इसके अलावा कुछ आएगी नहीं, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी या निगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर 0 आ रहा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, 0 से बड़ा आ रहा तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, और अगर 0 से छोटा आ रहा तो कोई इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब यह है कि इसके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। बोलो इतनी बात क्लियर? तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे आपको कोई एक द्विघात समीकरण दे दिया गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और आपसे ऐसे बोल दिया कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि सूत्र की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? भाई जैसे हम लोग सूत्र पढ़ते हैं श्रीधराचार्य नियम या श्रीधराचार्य सूत्र, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग क्यों लगा रहे हैं श्रीधराचार्य नियम? तो बेटा ये इसलिए हम लोग लगाते हैं कि जब किसी द्विघात समीकरण, कोई ऐसा द्विघात समीकरण दिया जाए, जैसे आप सपोज कर लो ऐसे दिया गया कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आपसे बोला कि आप 1 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड होने पर कितना आ जाए? 4 आ जाए, करो फैक्टर। तो आपने कहा ऐसा तो संभव ही नहीं है। 1 का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जिसको आप जोड़ने पर कितना लेके आ पाए? 4 लेके आ पाए। तो ऐसे समीकरण जब दिया जाएगा जिसके आप फैक्टर ही नहीं कर पा रहे होंगे, तब फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक फार्मूले की, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अच्छा क्या होता है वो भी आप यहाँ पे समझ लो। जब हम किसी द्विघात समीकरण के फैक्टर नहीं कर पा रहे होंगे तो वहां पर हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है ये धराचार्य सूत्र? अगर आपका द्विघात बहुपद x में दिया गया तो फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। बेटा ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को आप और अच्छा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये किसके इक्वल होता है? d के इक्वल। तो रूट में आप d लिख सकते हैं, अपॉन में 2a लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से भी आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? ये फार्मूला बेटा हम तब लगाएंगे जब दिया गया द्विघात बहुपद ऐसा होगा जिसके हम फैक्टर नहीं कर पा रहे होंगे। फैक्टर नहीं कर पाएंगे तब हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, और वो सूत्र हमने आपके सामने रखा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। कभी कभार डायरेक्ट वो आपसे यही पूछ लेते हैं कि इसके सूत्र, इसके मूल ज्ञात करो, मतलब रूट ज्ञात करो विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूला। अगर हमें इस फार्मूले के यूज से सूत्र मूल ज्ञात करने होंगे तो फिर हम इस तरीके से फार्मूले लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे आपको, तो जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जितने ये आपको हमने अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना। अगर कोई बात आपको हो सकता है ना समझ में आई हो, कोई थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट इधर उधर हो गया हो, तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर से देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर से अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है कि 2 बार वीडियो देखने के बावजूद भी आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना, यथासंभव हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद देखो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको हम आपको कराते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं हम आपको। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उनको समझो आप। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस p इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो p का मान आपको ज्ञात करना है। देखो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हो, बराबर हो, इस तरीके की लैंग्वेज अगर दी गई हो तो आपको पता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान या बराबर होते हैं तो उसमें d का मान जो विविधकर होता है वो 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप दिए गए समीकरण की तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि यही अभी आपने पढ़ा है, इसका मानक जो समीकरण होता है वो यही होता है। तो इससे जब आप भाई तुलना करोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू माइनस का p आ जाएगी। अब क्वेश्चन में साफ तौर पे मेंशन है कि मूल समान है, इसका मतलब जो d है वो किसके बराबर रहा होगा, 0 की। और d की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर पे 0। b की वैल्यू देखो कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 3, और c की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का p, तो यहाँ पे माइनस का p लिख दो इज इक्वल टू 0। माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 दिया 12p इज इक्वल टू 0। 12p का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 25 और 60 जाएगा तो माइनस का, p की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का आ जाएगा 25 अपॉन में 12। तो देखो ये p का मान आ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान सवाल था। तो ये p की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, माइनस का 25/12। हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन जरूर से ही मेंशन होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 25/12। ठीक है, आसान सवाल था, आप कर लेंगे इस प्रकार के सवाल को। और सेम आप ये समझ लो, इसी जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, मूलों के लक्षण ज्ञात करने के, या तो मूलों के लक्षण पूछता है या मूलों के लक्षण आपको दे देगा तो उसमें कोई कांस्टेंट वेरिएबल होगा, उसकी आपसे वैल्यू पूछने की कोशिश करेगा, जैसे 2024 में देखो पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद देखो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात करना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना, का विविधकर ज्ञात करना। देखो कैसे करोगे, हमने कहा सबसे पहले तो आप इसकी तुलना कर लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। देखो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू भी मिल जाएगी 1 और सी की वैल्यू मिल जाएगी -1। विविधकर निकालना, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में -1, तो 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो
डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर आपसे बेटा मान लो इसी में मूलों के लक्षण पूछता तो आप देख पा रहे हो ना डी की वैल्यू आप देख पा रहे हो 5 आई है, मतलब 0 से बड़ी है। तो इसके मूल जो होते ना, अगर मूलों के लक्षण भी लिखने होते तो मूल इसके कैसे हो जाते भाई, वास्तविक व बड़ा है ना डी 0 से, तो फिर कैसे हो जाते असमान। वैसे आपसे ये नहीं पूछा गया था इस क्वेश्चन में, केवल डी की वैल्यू पूछी थी। तो डी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 5। समझ पा रहे हो आप इस क्वेश्चन को, देखो नोट करो। ऐसे ही हम क्वेश्चन और आपको कराने की कोशिश करते हैं। ये भी आपका 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो आपका पूछा गया है, लिखा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। समीकरण देखो आपका क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस के 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो अभी इसमें k दिया है तो आपसे किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा होगा, k का मान ज्ञात करना। तो हमने कहा अगर मूल बराबर हो या समान हो, ऐसा कोई शब्द दिया गया हो सवाल में, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका d जो है ना वो 0 के बराबर रहा होगा, विविधकर 0 के बराबर रहा होगा। तो विविधकर निकालने के लिए आपको a b c के मान चाहिए, तो तुरंत जो समीकरण दिया जाए उसके इस मानक समीकरण से तुलना कर दो। तो a का मान 3 आ जाएगा, b का मान माइनस का 12 आ जाएगा और c का मान k आ जाएगा। चूंकि मूल समान है इसलिए d किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू देखो कितनी दी है, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू 3 इंटू में c की वैल्यू k, माइनस 12 का स्क्वायर बेटा 144 और ये 12 के इज इक्वल टू 0। 144 बराबर कितना आ जाएगा, 12 के, माइनस था उधर जाएगा प्लस, k की वैल्यू निकालोगे तो 144 बटे 12 कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी भाई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत आसानी से। अगला देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा था, अच्छा ये हम आपको बता दें कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 2017 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया और 25 में आया। ये क्वेश्चन 17 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है और 25 में आया है। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए, या अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कोई भी कर सकते हैं। भाई वैल्यू चेंज होगी केवल, ये लैंग्वेज थोड़ी ना चेंज कर देगा। या तो यहाँ पर मूल बराबर है या फिर मूल समान है ये लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूल बराबर या समान होंगे इसका मतलब डी का मान 0 के बराबर। डी आप जानते हैं डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो ना इस बात को। देखो जैसे मैं क्वेश्चन आपको और कराते, उसमें आपसे विविधकर पूछा गया है, विविधकर आपसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। एक आपको द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर, एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3। समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात करना है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 22, 23 और 25 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो हम वही क्वेश्चन आपको, इसीलिए हमने शुरुआत में भी बोला है कि हम देखो वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए। कोई ऐसा नहीं फालतू के क्वेश्चन हम आपको नहीं करा रहे कि यहाँ पर हम केवल आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना भी वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपके पास डिलीवर्ड कर रहे हैं। बस उम्मीद आपसे ऐसी है कि आप इन चीजों को थोड़ा सीरियस लेंगे और इनके आप अलग से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और आप यकीन मानना जब आप एग्जाम दे के आओगे आपको इन्हीं में से ही आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है भाई। देखो इसका हमें विविधकर ज्ञात करना है, तो हमने कहा विविधकर ज्ञात करने के लिए ए बी सी के मान होने चाहिए। तो आपने कहा हम इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस का 2 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। आपको इसका विविधकर फाइंड आउट करना है ना, तो विविधकर का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac।
बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया। -2 का स्क्वायर 4 -4, डी की वैल्यू देखो कितनी आ गई 0। देख रहे हो कितने आसान से सवाल है। डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0, सॉल्व हो गया। इसके बाद देखो और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। एक द्विघात समीकरण आपको दिया है, एक द्विघात समीकरण आपको दिया है, वो है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 ये दिया है, का एक मूल -2 हो, का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करो। कोई एक द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल आपको कितना दिया है -2, तो किसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है p की। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद हो द्विघात बहुपद में भी ऐसे सवाल थे, बस उसमें ये लिखा होता था एक द्विघात बहुपद है का एक शून्य कितना है, तो आप इसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो वहां पे आप क्या करते थे, आप कहते थे अगर किसी द्विघात बहुपद का ये शून्यक है तो उस द्विघात बहुपद जिस पे दिया गया होगा, जिस चर पद पे दिया, जैसे x पे दिया तो x की जगह पर आप यही वैल्यू रखते थे और बराबर 0 के हो जाता था। मूल का मतलब ये, अब देखो मूल का मतलब क्या है कि ये बराबर में 0 तो दिया ही गया, मूल का मतलब ये है कि जो जिस पे आपका द्विघात समीकरण दिया गया उसमें जो चर पद हो उसकी जगह पे ये वैल्यू रख दो, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कहा अगर ये इसका एक मूल है -2 तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ पर जहां पर x आपको दिख जाए वहां पे कितना रख देना -2, तो इस समीकरण में लिखना x बराबर -2 रखने पर, जहां पे x दिख रहा वहां पे -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x की जगह -2 माइनस पी बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 होता भाई, यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस पी बराबर 0, तो आप देख रहे हो कैंसिल हो गया। इसका मतलब p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0। देखो आसान से सब सवाल हैं, आप इनको बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। तो इसमें देखो p की वैल्यू जो है ना वो किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल, समझ पा रहे हो। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। एक देखो हम आपको क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ज्यादा बड़ा हम वीडियो नहीं करना चाह रहे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, हमने सोचा एक छोटे से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दें ये चीजें, क्योंकि ये आप ये समझ लो एक एमसीक्यूज यहाँ से जरूर से ही बनना है, या तो एमसीक्यूज में तो आना ही आना है, और अगर और अच्छा रहा तो ऐसे ही सवाल ये जो है ना वो 2 नंबर पे भी आता है, 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। जो आपका सेक्शन बी होता है ना, सेक्शन बी में आपका जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 6 पार्ट दिए होते हैं, और 6 पार्ट में एक ये सवाल जरूर से ही मौजूद होगा। देखो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, लिखा है यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है पी एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर -2√5px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं, के दो मूल समान हैं, तो p का मान ज्ञात करना है। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्या करोगे, अगर इसके मूल समान है, देखो द्विघात बहुपद है, बहुत सीधी बात, इसके कितने मूल होंगे, 2 ही मूल होंगे भाई। जितना बहुपद होता है जैसे सॉरी हम समीकरण की बात कर रहे हैं, बहुपद में भी हमने आपको वही चीज बताई थी, अगर चर पद की मैक्सिमम पावर 2 तो उसके 2 शून्यक होंगे। समीकरण में क्या होगा, अगर चर पद की अधिकतम घात 2 तो उसके 2 मूल होंगे, अगर यहाँ पर 3 घात होती तो इसके 3 मूल होते, समझ पा रहे हो। तो इसमें लिखा 2 मूल समान है, तो हमने कहा वही बात तुम कहना चाह रहे हो। इसका मतलब ये है कि इसके मूल जो है ना इस समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो आपसे p का मान पूछना चाह रहा। तो हमने कहा सबसे पहले बेटा आप इसकी कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जैसे आप इसकी इससे कंपेयर करोगे तो आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी p, b की वैल्यू आप x को छोड़ दो, बाकी जो बचा वो b की वैल्यू है, तो माइनस का 2√5p, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 15। आप यहाँ पे लिखना बेटा कि चूंकि मूल जो है ना वो कैसे हैं
समान है, मूल समान है, इसलिए इसलिए जो डी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 0। और डी का जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4ac बन जाएगा। आप बी की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो माइनस का 2√5p, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है p, और सी की वैल्यू कितनी है 15 है ना। इसका माइनस का स्क्वायर करो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, रूट 5 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, p का स्क्वायर करने से p स्क्वायर, 15 का 4 में गुणा करोगे तो 60p आ जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ p स्क्वायर है तो एक p से तो ये p कैंसिल ही हो जाएगा, तो 5 चौका 20p बराबर पे कितना आ रहा 60। अगर आप p की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बताओ, p की वैल्यू जो है ना वो 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने आपको द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है, द्विघात समीकरण में मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात करे जाते हैं, वो हमने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। उसी से रिलेटेड हमने आपको कुछ सवाल भी कराए हुए हैं। वीडियो थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि आप इस वीडियो को बहुत आसानी से कर लें, मतलब ऐसा ना हो कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा बड़ी चीजें फिर बोर करने लगती हैं, तो हमने यहाँ पर टुकड़ों में चीजों को बांट बांट के करने की कोशिश की है। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कल के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े 4 नंबर वाले लेंगे, और इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन लेंगे। इतना अगर आप कर ले रहे हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगा। इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है। आपकी बोर्ड एग्जाम की जो भी तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है, आप हमारे ऊपर छोड़ दो। हम इसको जैसे हो सकेगा बहुत अच्छी अच्छी चीजें करवा के हम आपका मैथ में एक बहुत ही शानदार स्कोर करवा देंगे। आपको इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, केवल आपको क्या करना है, मन से पढ़ाई करनी है। रोज शाम को 8 बजे ये क्लास होती है, आप शाम को 8 बजे आदत बना लो, हमें क्लास में पहुंचना ही है, बस एक ही आदत बना लो, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या लाइक करके हमें जरूर से बताएं। बाकी वीडियो से जुड़ने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद, और ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहें, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और सर्दी से बचते रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।